नमस्कार। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। समग्र शिक्षा स्टूडियो में मैं एपीसी अजय पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो साथियों, आज हमारे साथ में ऐसे ही बच्चे हैं जिस बच्चे ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और जिला की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, इस बच्चे ने अपनी मेहनत से मेरिट तक का सफ़र जिला में तय किया है। तो आइए अब हम मिलते हैं हमारी बच्ची किरण साहू से। बेटा, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम किरण साहू है। मैं कक्षा 12वीं कला संकाय की छात्रा हूँ तथा मैंने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में पढ़ाई की है। मेरे माता का नाम श्रीमती थनेश्वरी साहू, मेरे पिता का नाम श्रीमान चित्रसेन साहू है। क्या करते हैं बेटा आपके यहाँ माता पिता? क्या व्यवसाय मेरे है? माता पिता कृषि कार्य करते हैं और मतलब वही कृषि कार्य करते हैं। अच्छा, किसान की बेटी हैं आप। ठीक। तो आपने जब ये सफलता हासिल की तो इस सफलता के पीछे आपने बहुत कड़ी मेहनत की होगी, निश्चित है। बिना सब मेहनत के तो सफलता मिलती नहीं है। तो इस सफलता का श्रेय आप किनको किनको देना चाहेंगे? मैं अपने घर वालों एवं शिक्षक गणों को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी तथा मैं अपने आत्मविश्वास, निरंतर प्रयास में विश्वास करती हूँ। जैसे आपने विद्यालय पे तो शिक्षकों का बहुत सहयोग मिलता ही है, कक्षाएं लगती हैं, लेकिन विद्यालय से घर पर आने के बाद में आपने कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखा, कैसे आपने तैयारियां की, थोड़ा इस विषय में बताएं। विद्यालय से आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती थी। उसके बाद 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट करते करते 10 बजे तक पढ़ाई करती थी। तो देखिए, पढ़ने के अपने अपने तरीके होते हैं। थोड़ा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने पढ़ाई में किस तरीके का उपयोग किया, कैसे आपने पढ़ाई की, क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के आपके क्या तरीके थे? क्योंकि सफलता जो है वो अलग कार्य करने से नहीं आएगी, किसी कार्य को अलग तरीके से करने से आती है। तो हमें वो तरीका बताइए जिस तरीके से आपने पढ़ाई की। जैसे कि मैं 7 बजे पढ़ने बैठती थी। उसके बाद जो पहले 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन रहता था उसको पहले करती थी, फिर बाद में 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन करती थी। उसके बाद ब्रेक ले लेती थी, फिर दोबारा जैसे होमवर्क दिया जाता था उसको कंप्लीट करके पूरा करती थी। तो यानी आपको पहले से ही पता था कि क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर। ये कैसे आपको पता चला? हमारे विद्यालय में जैसे हमारे शिक्षकगण हमें डेली ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन बताते थे, समझाते थे और इसी के आधार पर हम उनका रिवाइज करते थे, तैयारी करते थे। अच्छा, तो बेटा जैसे स्कूल में तो आपके पास में पढ़ाई का काम था ही था, लेकिन इसके अलावा क्या आपने स्कूल में अन्य गतिविधियों में कोई पार्टिसिपेशन किया था आपने स्कूल में? जी सर, मैं स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लिया करती थी। जैसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, उसमें मेरी भूमिका रहती थी। कुछ बताइए, कौन सी अतिरिक्त भूमिका आपने निभाई? पढ़ाई के अलावा आपने क्या क्या किया स्कूल में? जैसे शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था और जो हमारे सीनियर थे उनका विदाई कार्यक्रम आयोजित करते थे, उनमें मैं भागीदारी करती थी। तो आप कौन सी भूमिका में आप रहते थे, थोड़ा स्पष्ट बताएं। और जैसे कि मैं अब विद्यालय की अध्यक्ष रही हूँ तो मैं मंच संचालन का काम करती थी तथा अध्यक्षता करती थी कि सभी स्टूडेंट को मतलब मेरा ये रहता था कि मैं सभी स्टूडेंट को एकत्रित करके उस कार्यक्रम के बारे में बताऊं, कैसे कैसे आयोजन करना है उसके बारे में बताऊं। क्या बात है, मतलब किसान की बेटी और नेतृत्व इतना अच्छा। आपने विद्यालय में अध्यक्ष की भी भूमिका निभाई और साथ ही साथ आपने बहुत सारी चीज़ों का प्रबंधन किया। तो बेटा, कभी तनाव नहीं लगा आपको कि बहुत सारा काम हो जा रहा है, उसके बाद घर जाके पढ़ना भी है, तो कभी तनाव महसूस नहीं किया आपने? जी सर, मैं मतलब बहुत तनाव में रहती थी। जैसे कि अब इधर कार्यक्रम आयोजित करना है तो कुछ क्लास मिस हो जाता था, तो
उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहता था। फिर भी मैं टीचरों से बात करती थी कि कहाँ कौन से अध्याय में आया गया है, कौन सा टॉपिक समझाया गया है टीचरों के द्वारा, तो मैं उनसे सलाह मशवरा करती थी। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये बच्ची अपने विद्यालय में बहुत सारे आयोजनों में अपना योगदान देती रही है, और निश्चित है कि कक्षाओं से भी इसे दूर होना पड़ता था, क्योंकि विद्यालय में से बहुत सारे कार्यक्रमों में ये भागीदारी निभाती थी, और विद्यालय में छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, तो निश्चित ही जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, और फिर भी इन्होंने समय का प्रबंधन किया। तो आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, थोड़ा इस विषय में हमें बताएं कि टाइम आप कैसे मैनेज कर पाते थे, क्योंकि 24 घंटे ही हैं सबके पास। जैसे कि सर हमारा स्कूल 11 बजे से 5 बजे तक का था, तो सुबह पहले तो मेरे को घर का काम करना पड़ता था, उसके बाद मैं सुबह पढ़ाई करती थी। 10 बजे तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल जाने का टाइम होता था, तो मैं स्कूल जाती थी। वहाँ स्कूल में पढ़ाई करने के बाद स्कूल से आने के बाद मैं फिर घर का काम करती थी 6 बजे तक। 7 बजे फिर पढ़ाई करने बैठती थी, फिर 10 बजे तक पढ़ती थी। यानी आपका अथक प्रयास ही आपकी सफलता की चाबी है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जितने सारे काम आप कर रहे हैं, घर पे भी आप सहयोग कर रहे हैं, स्कूल में भी आपने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, और पढ़ाई में भी आप कहीं पीछे नहीं रहे। तो वाकई में ये एक बहुत प्रेरणादायी है, और ये हमारी बेटी इतनी अथक मेहनत और प्रयास के बाद आज एक बहुत बढ़िया तरीके से परीक्षा परिणाम हासिल की है। तो आप ये बताइए कि प्रावीण्य सूची में आपने क्या टारगेट बनाया था कि मुझे स्थान हासिल करना है? कैसे आपने सोचा, इस बारे में थोड़ा बताएं हमारे। जी सर, जैसे हमारे विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा हम लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि हमारी छवि एक टॉपर के रूप में शिक्षकों तक पहुंच गई थी। तो उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, तो आप कड़ी मेहनत कीजिए। उसके हिसाब से मैंने तैयारी की है। क्या बात है! यानी हमारे शिक्षकों का जो मोटिवेशन है वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहा, और सबसे अच्छा बात मुझे लगा बेटा, आप शिक्षकों से आप जुड़ के रहे हैं। आपसे चर्चा के दौरान मुझे महसूस हो रहा है आप अपने शिक्षकों से लगातार जुड़ करके रहे हैं। तो ये भी एक सफलता की चाबी है कि यदि आप अच्छे अंक चाहते हैं तो आप अपने शिक्षकों से ज़रूर अपना जुड़ाव रखें। मुझे थोड़ा इस बारे में बताइए कि कोई ऐसा विषय था जो आपको परेशान किया, कठिनाई लगी, आपको ऐसा लगा कि शायद इसमें मेरे नंबर नहीं आ पाएंगे, ऐसा कुछ आपको कभी लगा? जी सर, शुरुआती में मैंने जैसे क्लास 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट लिया था, तो पॉलिटिकल साइंस में मुझे थोड़ा वो कठिनाई होती थी। जैसे कि सर कुछ क्वेश्चन में किसी का लाभ, उसी क्वेश्चन का लाभ, उसी क्वेश्चन का हानि, और उसी क्वेश्चन को दूर करने के उपाय, ये तीनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता था। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके आंसर भी पॉइंट्स में रहते थे, तो उनको भी डील करना था। तो इसमें थोड़ा कठिनाई आई, लेकिन मैंने टीचरों की सहायता से इस कठिनाई को दूर किया। यानी एक विषय था जिसमें आपको परेशानी थी। नहीं, देखिए, मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ, और साथ ही मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, हम सभी ये जानना चाहेंगे कि कठिनाइयाँ आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि आपने दूर की, लेकिन इसके लिए आपने कुछ विशेष प्लानिंग की होगी, थोड़ा वो बताएं बेटा। हम गागर में से सागर वाली बात चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो सफलता का रहस्य सभी बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि कठिनाइयाँ जिन विषयों में हैं उन विषय को कैसे आपने हल किया, थोड़ा। अभी आपने जैसे कि कहा कि सर कठिनाइयाँ थी, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट था, उसमें पहले जो पॉइंट्स थे उसको समझना, उसके बाद उसके हिसाब से उस पॉइंट को डील करना अपने हिसाब से। जैसे कि बुक के अनुसार अगर हम उसको याद करते हैं तो कभी कभी याद भी नहीं होता है, क्योंकि तीनों कारण भी, उसी क्वेश्चन का हानि भी और उसी क्वेश्चन का उपाय भी यदि हम निकालते हैं, तो उसमें ना माइंड में ऐसा हो जाता है सर कि कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें का उसमें और इसमें का इसमें हो जाता है। तो पहले पॉइंट को समझना, उसके बाद अपने हिसाब से डील करना कि एक्चुअली उस पॉइंट में लिखा क्या है। तो ऐसा मैं करती थी सर। बहुत बढ़िया। यानी आपने विषय की समझ पे आपने काम किया, आपने सिर्फ याद करने पर ध्यान नहीं रखा। अच्छा बेटा, आप हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के आप कितने जागरूक हैं? आप स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए कुछ करते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि खासकर विद्यार्थियों को मेडिटेशन करना चाहिए। आपने प्रैक्टिस किया उसका कभी?
हाँ, प्रैक्टिस किया, जैसे कि भ्रामरी सर, वेरी गुड। भ्रामरी उसको करने से जो हमारा माइंड है वो थोड़ा डेवलप होता है, जिससे छात्रों का जिसे याद करने में आसानी होती है। तो ये बात ज़रूर हमारे छात्रों तक पहुँचे कि मेडिटेशन जैसे कि भ्रामरी, इस तरीके के आसन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि हमारे बच्चे जो टॉपर्स हैं वो भी इस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा बेटा, ये आपको पता है कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ स्काउट गाइड, एनसीसी, खेल कूद, इस तरीके की चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ पे बोनस अंक की पात्रता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं सर, इसकी जानकारी नहीं थी। और साथ ही साथ में एक और कार्यक्रम है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, जिसे नव भारत साक्षरता अंतर्गत उल्लास कार्यक्रम कहा जाता है। क्या आपको इसकी जानकारी है कि इसमें भी आपको बोनस अंक की पात्रता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यदि आप खेल कूद के क्षेत्र में हमारे बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, पदक लेकर के आते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, तो उन्हें 10-10 अंक का बोनस दिया जाता है। और इसी प्रकार एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो हमारे आसपास, हमारे स्कूलों में, हमारे मोहल्ले में चल रहा है, जिसे हम नव भारत साक्षरता उल्लास कार्यक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे जो कोई असाक्षर है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, मान लीजिए किसी के दादा हैं, किसी की दादी हैं, पड़ोसी हैं, वो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हैं, तो यदि एक बच्चा उनको पढ़ा दे, उनको पढ़ने में मदद कर दे, तो उस मदद के लिए उन बच्चों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की तरफ से 10 अंक बोनस का प्रावधान है। सर। कैसा लगा ये प्रावधान सुनकर? अच्छा लगा सर। इससे जो सामने वाले बच्चा है उसको भी उत्साह, मतलब उसके अंदर भी एक उत्साह आएगा। और नहीं, बहुत बढ़िया है ये। और आप जिला की प्रावीण्य सूची में तो द्वितीय स्थान पर रहे। राज्य की प्रावीण्य सूची में आने के लिए कितने अंक आपके कम पड़ गए? राज्य के प्रावीण्य सूची में आने के लिए केवल 2 अंक से मैं चूकी हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत मतलब रहता है एक मन में कि अगर 2 नंबर और मिल जाते तो राज्य के जो प्रावीण्य सूची है उसमें मेरा भी नाम होता। और जैसा कि मैंने आपको इन बोनस अंक के बारे में बताया, आप उन एक्टिविटीज़ में हैं, आप उसके योग्य भी हैं, लेकिन शायद इन जागरूकता के अभाव में आपने वो 10 अंक छोड़ दिए। तो ऐसा हो सकता था कि आप भी हमारी राज्य की प्रावीण्य सूची में आ सकते थे। कोई बात नहीं बेटा, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सारे विद्यार्थियों तक ये सूचना मैं पहुंचाना चाहता हूं। ये सभी प्राचार्यों से ये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बोनस अंक की जानकारी ज़रूर अपने टॉपर्स बच्चों को दें, क्योंकि ये 10-10 अंक, जैसे ये बच्ची 2 अंक से राज्य स्तर की प्रावीण्य सूची से रह गई, तो वो 10 अंक अगर इसको मिलते तो शायद ये भी प्रावीण्य सूची में, राज्य स्तर की प्रावीण्य सूची में हो सकती थी। बेटा, आपने हर विषय में आपने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, तो क्या आपके विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा भी चल रही थी? जी सर, हेल्थ केयर नाम का एक व्यावसायिक विषय था, जिसके शिक्षक अच्छे पढ़ाते थे, अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। और जो हेल्थ केयर है उस क्षेत्र में हमें स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी मिलती थी। हमें विजिट में ले जाया जाता था अस्पतालों में, अस्पतालों के उपकरण, उनका क्या क्या उपयोग है, ये सब समझाया जाता था सर। तो ये मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं कि समग्र शिक्षा की ये जो योजना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, बच्चों को रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के बाद रोजगार की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। और जैसा कि हमारे बच्ची बता रही है किरण, इसके स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हेल्थ केयर संचालित है, और शायद उसमें बैंकिंग भी आपके यहाँ दोनों सब्जेक्ट है। यस, तो बैंकिंग और हेल्थ केयर, ये 2 विषय आपके विद्यालय में संचालित हैं। और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके मेरिट सूची में आने के पीछे क्या इस हेल्थ केयर का भी कोई योगदान रहा? जी सर। कैसे योगदान दिया इसने? हमारे स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट भी एडिशनल सब्जेक्ट था। तो उसमें हेल्थ केयर जो है सर, उसमें नंबर बढ़ाने का काम करता था, तो ऐसा है सर। अच्छा, यानी आपने इंग्लिश को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर लिया। तो व्यावसायिक शिक्षा में आपके कितने अंक रहे? 98 सर।
बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपने अपने अंक को बढ़ाया, यानी आपने अपने मूल विषय में रहते हुए ही व्यावसायिक शिक्षा का लाभ उठाया और साथ में आप मेरिट सूची में आए हैं। तो बेटा ये बहुत बढ़िया रहा आपसे चर्चा करना। अब जाते जाते आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि हमें मेरिट लिस्ट में आना है और आप इतने सारे प्रतिभाओं के आप धनी हैं, इतना आपने काम किया, इतने आपने योगदान दिया, विद्यालय स्तर पर इतने सारे काम किए, घर के आप काम करते हैं, तो अपने अन्य व्यूअर्स को आप ये बताएं कि किस तरीके से आप ये सफलता का जो मंत्र है हमारे व्यूअर्स को आप अपनी भाषा में बताएं। मैं सफलता का जो मूल मंत्र देना चाहूँगी सभी विद्यार्थियों को कि वे निरंतर प्रयास करें, समय प्रबंधन का पालन करें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और सफलता के लिए बस आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी बेटी किरण, किसान की बेटी, और सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया और साथ ही जिला स्तर पर प्रावीण्य सूची में रही। आशा है कि आप सभी व्यूवर्स को भी इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा आपने अपना समय दिया और आप हमारे समग्र शिक्षा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते हैं। थैंक यू सर।